Nokia went out of fashion. And Nokia is really falling behind. Its phones were no longer popular. No one was talking about the company. From selling 500 million phones in a single year to going bust, Nokia's collapse. Nokia failed, the smartphone killed it. Nokia missed the smartphone bus. In less than 10 years, it went from market domination to a sell-off. सबको आज भी यही लगता है कि नोकिया मार्केट से गायब हो चुका है, उसका चैप्टर खत्म हो चुका है। नोकिया ने भारत में अपने हेडसेट बनाने के कारखाने को बंद करने का ऐलान किया है। Nokia's downfall resulted in the loss of tens of thousands of jobs in Finland. नोकिया इस देश में अपनी मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम कर रही है। एक टाइम पे नोकिया एक रेज था कंट्री और फिर एकदम से गायब हो गया। बड़ा सैड हुआ। टेक्निकल कैपेबिलिटी है टू डिजाइन अ फोन, हम आपके लिए उस फोन को डिजाइन कर देंगे, नहीं मानी। नॉट इन्वेंटेड हियर सिंड्रोम था, उस सिंड्रोम में मर गया। नोकिया का ऑपरेटिंग सिस्टम जो था वो बाहर जा रहा था, एंड्रॉयड एंटर कर रहा था। Nokia said it would post a deeper than expected loss in the second quarter. Once one of the world's dominant mobile phone providers, Nokia was wrong-footed by the rise of smartphones and the emergence of Apple's iPhone. लेकिन आप चौंक जाओगे कि नोकिया को कुछ भी नहीं हुआ। अभी तक सबको यही लगता था ना कि स्क्रीन टच फोन के साथ नोकिया ने अपने फोन्स को अपडेट नहीं किया था, वो कीपैड पे ही था, इसीलिए वो मार्केट से बाहर हो चुका है। और इतनी बुरी तरीके से गिरने के बाद हिस्ट्री में आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि कोई कंपनी वापस मार्केट में आई हो। जियो, एयरटेल, वोडाफोन, कोई भी सिम आपके पास हो जो आप यूज कर रहे हो, अभी घर में आपके किसी भी कंपनी का वाईफाई लगा हो, लेकिन नोकिया अगर चाहे ना तो वो सब कुछ बंद कर सकता है। यही नोकिया गेम खेल गया। उसने एक ऐसी दुखती नस पकड़ ली ना जहां किसी भी कंपनी का ध्यान नहीं था। ये एक ऐसी फील्ड में अपनी पकड़ बना लेता है कि अगर आज वो चाहे ना तो पूरी दुनिया का इंटरनेट बंद कर सकता है। दुनिया की सारी बड़ी कंपनीज आज नोकिया पे इन्वेस्ट कर रही हैं। एनवीडिया ने नोकिया के ऊपर $1 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं। That stunned the telecom world. Nvidia has invested $1 billion in Nokia. ऐसे ही रिलायंस ग्रुप ने भी जियो के उज्जवल भविष्य के लिए नोकिया को $1.7 बिलियन दिए हैं, जितने रुपए में इसरो का मिशन मंगल 20 बार कंप्लीट हो सकता है। मतलब आप खुद सोचो कि फोन मार्केट में इतनी बुरी तरीके से डूबी हुई नोकिया के पीछे कंपनीज इतने पैसे क्यों लगा रही हैं। एयरटेल, BSNL सबने नोकिया को पैसे दिए हैं ताकि नोकिया इन सारी कंपनीज को इंडिया में सही से चलने दे। इंडिया की सारी नेटवर्किंग कंपनीज नोकिया पे डिपेंडेंट है। लेकिन अब क्वेश्चन यही है कि नोकिया ही क्यों, और इतनी बुरी तरीके से डूबने के बाद जहां लोग नोकिया का नाम सुनते ही इसको डूबी हुई कंपनी बोलते थे, वो फोन से हटके टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में कैसे आ गया कि आज इसमें वर्ल्ड की टॉप कंपनीज इन्वेस्ट कर रही हैं। इंडिया की सभी टेलीकॉम कंपनीज नोकिया के बिना क्यों नहीं चल सकती, और नोकिया ऐसा क्या करने वाला है कि इंडिया के सारे बिलियनियर्स आज बिना सोचे नोकिया पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं। और नोकिया की वजह से इंडिया पे इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, सब कुछ आराम से बात करते हुए समझेंगे इस वीडियो में। Nokia's collapse. अब देखो, नोकिया की ऐसी 3 चीजें हैं जो इसे बाकी कंपनी से अलग बनाती हैं। पहला है 5G, क्योंकि ये नॉर्मल 3G 4G की तरह फोन टावर से ऑपरेट नहीं होता है। इसके लिए अलग से छोटे 5G एंटीनास होते हैं जो घर की छत पे, लैंप पोस्ट पे, ट्रैफिक लाइट पे लगाए जाते हैं। इसमें मिलीमीटर वेव्स ट्रेवल करती हैं जिनकी रेंज 300 मीटर तक ही होती है, क्योंकि बहुत फास्ट ट्रेवल करती हैं, जिसकी वजह से रिमोट ऑपरेशन पॉसिबल है। मतलब बैंगलोर में डॉक्टर बैठ करके ऑपरेशन करेंगे और रिमोटली वो ऑपरेशन दिल्ली में होगा, जिसके लिए बहुत हाई स्पीड नेटवर्क चाहिए होता है। स्मार्ट कार चलाना, स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट सब कुछ 5G नेटवर्क से ही पॉसिबल है, क्योंकि 4G नेटवर्क में जो एंटीनास बड़े मोबाइल टावर पर लगाए जाते थे ना, उनकी रेंज 12 किलोमीटर तक होती थी, जिसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स का यूज किया जाता था, जो बहुत स्लो था, जिससे सिर्फ लाइव स्ट्रीमिंग, गेमिंग और वीडियो कॉल तक ही पॉसिबल था। लेकिन 5G में इंजीनियर्स ने छोटे सेल्स टावर का यूज करके एक डेंस नेटवर्क तैयार किया है जहां मिलीमीटर वेव्स ट्रेवल करती हैं, जिसमें बहुत हाई स्पीड नेटवर्क फ्लो करता है। और जब ये 5G एंटीनास वर्क में नहीं होते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली ये डायनामिक पावर सेविंग मोड में चले जाते हैं ताकि एनर्जी सेव हो सके, और यही इनको स्मार्ट बनाता है। और नोकिया जो है ना, वो इन्हीं 5G एंटीनास का बैकबोन है। इंडिया में नोकिया का अकेले का शेयर इन 5G एंटीनास मैन्युफैक्चरिंग में 35 से 40% है, और नोकिया के पास 20,000 से ज्यादा 5G SEPs मतलब स्टैंडर्ड एसेंशियल पेटेंट्स हैं। मतलब देखो, 5G को ऑपरेट करने के लिए जो बेसिक रूल्स होते हैं ना कि क्या चीज कैसे सेटअप करनी है ताकि 5G सही से ऑपरेट कर पाए, उसी को स्टैंडर्ड एसेंशियल पेटेंट कहते हैं। मतलब अगर
अगर कोई भी कंपनी इन SAPs का यूज करना चाहेगी तो उसे नोकिया को रॉयल्टी देनी होगी। दूसरी चीज है सिंपल फोन कॉल। अभी आपको बड़ा नॉर्मल लगता है ना कि फोन उठाया कॉल कर दिया, तो बड़ा नॉर्मल सा प्रोसेस है, लेकिन इसके पीछे वर्ल्ड की सबसे एडवांस्ड और फास्ट टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं। अब देखो, अब जब भी हम किसी को कॉल करते हैं ना, तो आपका फोन एक सिग्नल ट्रांसमिट करता है और ये सिग्नल आपका नियरेस्ट टावर का एंटीना कैच करता है। उसके बाद वो सिग्नल एंटीना से कोएक्सियल केबल के थ्रू बेस स्टेशन तक आता है। अब ये बेस स्टेशन क्या है? देखो, हर टावर के नीचे एक सिस्टम लगा हुआ रहता है जो हर चीजों को मैनेज करता है, उसी को बेस स्टेशन कहते हैं। उसके बाद वो सिग्नल बेस स्टेशन से OTN केबल्स के थ्रू MSC तक जाता है। अब ये MSCs होते हैं मोबाइल स्विचिंग सेंटर्स, ये हर डिस्ट्रिक्ट में एक ही होता है। फिर वो जो सिग्नल है ना, उसको वहां डिकोड किया जाता है और पता किया जाता है सिम के थ्रू, मतलब सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल के थ्रू। ये पता किया जाता है कि जो यूजर को कॉल किया जा रहा है ना, ये किस जगह पर रजिस्टर्ड है। उसके बाद MSC उस यूजर के रजिस्टर्ड एरिया के टावर को सिग्नल देता है कि यूजर को ढूंढो और अगर वो मिल जाए तो कॉल कनेक्ट करो। और अगर यूजर अपने रजिस्टर्ड प्लेस में नहीं मिलते हैं तो जो टावर लगा हुआ रहता है ना, उसमें छोटे छोटे ड्रम्स लगे हुए रहते हैं जिसको माइक्रोवेव एंटीना कहते हैं। अब ये एंटीनाज एक टावर से दूसरे टावर वायरलेसली बात करते हैं और उस यूजर की लोकेशन को धीरे धीरे एक टावर से दूसरे टावर पे सर्च करते हुए ढूंढ लेते हैं, फिर कॉल कनेक्ट हो जाती है। अब जैसे मान लो जो हमारी सिम है ना, वो बिहार में इशू करी गई, हमारा जो रजिस्टर्ड प्लेस है वो बिहार में, लेकिन हम बिहार छोड़ करके बैंगलोर में शिफ्ट हो चुके हैं। तो कोई अगर अब हमें कॉल करेगा ना, तो सबसे पहले वो कॉल बिहार में जाएगी, उसके बाद वो टावर हमें सर्च करते हुए बैंगलोर से ढूंढ लेगा और अब बैंगलोर का जो MSC है वो कॉल को वाया केबल कॉल करने वाले से कनेक्ट करा देगा। और ये जितनी भी चीजें हुई ना, ये सब विद इन मिली सेकेंड्स होती है। और उन्हीं मिली सेकेंड्स में जब आप कॉल करते रहते हो ना, तो आपको एक अजीब सी आवाज सुनाई पड़ती है ऐसे। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? कि इस कॉल कनेक्शन में जितनी भी चीजें यूज हुई थी ना, जैसे एंटीना, बेस बैंड, रेडियो यूनिट, कोएक्सियल केबल, अंडरग्राउंड OTN केबल जो टावर टू टावर, सिटी टू सिटी अंडरग्राउंड फैली हुई रहती हैं, वो सब कुछ नोकिया ही बनाता है। जियो, एयरटेल, वोडाफोन सिर्फ सिम कंपनीज है जो नोकिया के सिस्टम पे अपना नेटवर्क बेचती हैं। और तीसरी चीज है ट्रस्ट, जहां इंडिया में आज ट्रस्ट बिल्ड करना इतना मुश्किल हो गया है जितना सही लीडर चूज करना, क्योंकि वादे सब करते हैं, काम तो कोई करता नहीं है। ऐसे इंडिया में सिर्फ नोकिया ही नहीं था, एरिक्सन, हुआवी और सैमसंग नेटवर्क जैसे इतने बड़े बड़े टेलीकॉम जाइंट्स थे, लेकिन इन सब के बीच में नोकिया ही अपना ट्रस्ट बना पाया। अब देखो, इसके पीछे भी बहुत इंटरेस्टिंग रीजन है। हुआवी जो है ना, वो एक चाइनीज कंपनी, और चाइना में एक ऐसा लॉ है कि जरूरत पड़ने पर कंपनी को गवर्नमेंट के साथ करना पड़ेगा। मतलब उनके पास, कंपनी के पास जो भी डेटा है या एक्सेस है, वो सारा का सारा चाइनीज गवर्नमेंट को देना पड़ सकता है। अब देखो, अब यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि जब भी कोई क्रिटिकल सिचुएशन आती है ना, वॉर होता है या कंट्रीज के बीच कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो सबसे पहला अटैक ये कंट्रीज एक दूसरे के कम्युनिकेशन सिस्टम पर ही करती हैं, ताकि इंटेलिजेंस और आर्मी आपस में कोऑर्डिनेट ना कर पाए। और अगर एक बार कम्युनिकेशन सिस्टम क्रैश हो गया तो 90% वॉर तो आप ऑलरेडी हार जाओगे, क्योंकि हर एक काम बिना बात किए तो पॉसिबल है ही नहीं। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि कम्युनिकेशन सिस्टम स्ट्रांग होना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। और इसी बात से लगभग कंट्रीज को यही लगता है कि जो टेलीकॉम जैसा इतना सेंसिटिव सिस्टम है, जो फ्यूचर में रिस्क हो सकता है, क्योंकि हुआवी जो है ना, वो चाइना की है, और अगर कोई दिक्कत हुई तो हुआवी का सारा कंट्रोल चाइनीज गवर्नमेंट ले लेगी और फिर वो किसी भी कंट्री का सिस्टम क्रैश कर सकते हैं जहां जहां हुआवी के डिवाइसेस लगे हुए हैं। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया का नेटवर्क जो हो ना, वो एक ऐसी कंपनी के हाथ में हो जो पॉलिटिकली न्यूट्रल है, और इसीलिए इंडिया नोकिया को प्रेफर करता है। और अब जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि नोकिया डोमिनेट इसीलिए कर पाया क्योंकि उसने इंडिया में ट्रस्ट बनाने के लिए यहीं पे अपना सेटअप बनाया, चेन्नई में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा दिया, बैंगलोर में R&D सेंटर बना दिया और इंडिया के इंजीनियर्स को हायर किया ताकि जो प्रॉब्लम आए ना, वो यहीं पे सॉल्व हो जाए इंडिया में ही। इक्विपमेंट बनाने से नेटवर्क लगाना सब कुछ इंडिया में हो जाता है, जो कि बाकी कंपनीज नहीं कर रही थी, वो बस अपना इक्विपमेंट देके चली जाती थी। लेकिन नोकिया ऐसा नहीं करता था, इसीलिए नोकिया का नेटवर्क सबसे ज्यादा स्टेबल रहता था और कोई भी प्रॉब्लम आने पे सबसे जल्दी सॉल्व भी हो जाता था, क्योंकि सारी की सारी जो चीजें थी ना, वो इंडिया से ही ऑपरेट होती थी। और इसी चीज की वजह से सिम ऑपरेटर्स और इंडियन गवर्नमेंट का नोकिया पे ट्रस्ट बन गया और नोकिया लॉन्ग टाइम तक इंडिया में टिक पाया। लेकिन अब सवाल ये है कि नोकिया के पास जब इतना सारा सिस्टम है, वो सारी चीज खुद से कर रहा है, तो अपने सिम क्यों नहीं ला देता है? और इसी चीज की वजह से सिम ऑपरेटर्स और गवर्नमेंट का नोकिया पे ट्रस्ट बन पाया और नोकिया लॉन्ग टर्म तक इंडिया में टिक पाया। लेकिन अब सवाल ये है कि नोकिया को तो हम इतने सालों से फोन के लिए जानते थे और वो फोन के लिए फेमस भी था, लेकिन अब ये अचानक से नेटवर्क में कैसे बूम कर रहा है? अब इसके भी कई सारे मजेदार रीजन है। सबको यही लगता
लगता है ना कि नोकिया एक फोन कंपनी की तरह स्टार्ट हुआ था, लेकिन नोकिया सबसे पहले एक पेपर मिल की कंपनी थी। उसके बाद इसने टेलीकॉम सेक्टर में एंट्री ली, मतलब केबल्स लाइन कनेक्ट करना एक जगह से दूसरे जगह, एक सिटी से दूसरी सिटी, वो भी बहुत बेसिक सा, क्योंकि उस टाइम पर एल्केटेड लूसेंट टेलीकॉम की सबसे बड़ी कंपनी थी, वही सबसे ज्यादा काम करती थी जब टेलीफोन्स हुआ करते थे। और फिर बहुत बाद में जाके नोकिया ने अपने फोन्स बनाना स्टार्ट किया और यहीं से इसकी किस्मत चमकी। इसके फोन्स इतने ज्यादा पॉपुलर हुए ना कि फोन मैन्युफैक्चरिंग मार्केट में ये वर्ल्ड लीडर बन गया। और यहीं पे नोकिया ने सबसे अच्छा काम किया कि जैसे ही ये फोन मार्केट में पॉपुलर हुए, प्रॉफिट में आए, इन्होंने तुरंत दोबारा से अपने उसी टेलीकॉम सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया और वर्ल्ड की टॉप टेलीकॉम कंपनी एल्केटेड लूसेंट को एक्वायर कर लिया, क्योंकि लूसेंट उस टाइम पर लॉस में चल रही थी। फिर ये अपने और लूसेंट की टेक्नोलॉजी के साथ मर्ज होकर टेलीकॉम सेक्टर में भी एग्रेसिवली काम करने लगे। उधर उनका फोन टॉप पे चल ही रहा था, इधर ये टेलीकॉम पे भी टॉप पे पहुंच गए थे और इस तरह नोकिया दोनों ही सेक्टर में एक्सपैंड करने लगा। लेकिन अब यहीं पर सबसे बड़ी दिक्कत होती है जब ईयर 2007 में आईफोन और एंड्रॉइड अपना टच स्क्रीन फोन लॉन्च करते हैं, जिससे जो पूरी की पूरी मोबाइल मार्केट थी ना, उसका स्ट्रक्चर ही बदल गया। लेकिन नोकिया वही अपना पुराना कीपैड वाला सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही टिका रहा और वही उनका बर्बादी का रीजन बना। टच स्क्रीन फोन्स और ऐप का जो इकोसिस्टम होता है ना, उसमें नोकिया एंड्रॉइड और iOS से पीछे रह गया। और उसी बीच फोन मार्केट में चाइनीज ब्रांड अपने सस्ते फोन्स भी लाना शुरू कर दिए। इससे नोकिया के बिजनेस का प्रॉफिट मार्जिन गिरने लगा और कुछ दिनों बाद नोकिया के फोन्स मार्केट से आउटडेटेड हो गए, गायब हो गए। सबको लगा कि नोकिया खत्म हो गया, लेकिन नोकिया के पास ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग टेलीकॉम बिजनेस था, इसीलिए नोकिया तुरंत ही अपने फोन बिजनेस से एग्जिट करके टेलीकॉम सेक्टर पे फोकस शिफ्ट कर देता है। और मोबाइल फोन का बिजनेस ऐसा बिजनेस है ना, जहां अगर गलती से भी आपके हाथ से कोई भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हाथ से निकल गई तो आपके सारे के सारे फोन मार्केट में तुरंत आउटडेटेड लिस्ट में आ जाएंगे। और नोकिया से भी वही गलती हुई, उसने बहुत लेट कर दिया स्क्रीन टच को अडेप्ट करने में। इसीलिए नोकिया को एट लास्ट अपना फोन प्रोडक्शन बंद करना पड़ा, अपने टेलीकॉम सेक्टर में शिफ्ट होना पड़ा, क्योंकि टेलीकॉम नेटवर्क बिजनेस में कंपनीज का लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे जियो और एयरटेल का नोकिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, जहां ऑपरेटर्स एक बार में 10 से 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अभी जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, इसमें डिवाइस इंस्टॉलेशन के साथ साथ उसका मेंटेनेंस और सर्विस सबका रेवेन्यू मिलता है। और नोकिया का तो ऑलरेडी टेलीकॉम ऑपरेटर्स के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस थे, इसीलिए रिस्की फोन के बिजनेस को छोड़ के नोकिया ने अपने टेलीकॉम नेटवर्क पे फोकस किया। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये है कि जब नोकिया के पास अपना सब कुछ है ही, पूरा का पूरा नेटवर्क उसका है ही, तो अपनी खुद की सिम क्यों नहीं ला देता है? तो अब ध्यान से समझो, आप बेसिकली नोकिया एक टेलीकॉम इक्विपमेंट वेंडर है जो डिवाइसेस बनाता है, केबल्स बनाता है, जिससे ऑपरेटर्स खरीदते हैं, यूज करते हैं, और नोकिया उसकी मेंटेनेंस करता है, वही उसका मेन रेवेन्यू सोर्स है। नोकिया खुद ऑपरेटर नहीं है, इसका काम नेटवर्क को बनाना है, जबकि जियो और एयरटेल उस नेटवर्क को चलाते हैं। अब देखो, आप सिम बिजनेस में एंट्री करने के लिए ना स्पेक्ट्रम लाइसेंस यानी कि गवर्नमेंट एजेंसी से मिलने वाली परमिशन की जरूरत होती है। इस परमिशन से होता यह है कि कंपनी एक स्पेसिफिक एरिया में स्पेसिफिक रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड का यूज कर सकती है, और भी कई सारे फैक्टर्स है जैसे कि TRAI अप्रूवल, कस्टमर बिलिंग और KYC जैसे सिस्टम चाहिए होते हैं, जो एक ऑपरेटर का डोमेन होता है। नोकिया का मेन फोकस टेक्नोलॉजी, नेटवर्क और इनोवेशन पर है। मतलब सिंपल सा समझो आप कि सर्विस प्रोवाइड करना इसका बिजनेस मॉडल नहीं है। और अगर नोकिया खुद सिम लॉन्च कर देगा तो वो जियो और एयरटेल का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर बन जाएगा, और इस सिचुएशन में ऑपरेटर्स नोकिया से नेटवर्क इक्विपमेंट्स लेना बंद कर सकते हैं। इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से बचने के लिए और अपने बिजनेस मॉडल को प्रोटेक्ट करने के लिए नोकिया सिम बिजनेस में एंटर नहीं करता। तो मतलब ये जो नोकिया का टेलीकॉम सेक्टर में बूम है ना, ये अभी अचानक से नहीं हुआ, ये सालों की स्ट्रेटजी और एक्सपीरियंस का रिजल्ट था। फोन बिजनेस में चैलेंजेस आने के बाद भी नोकिया ने अपनी कोर स्ट्रेंथ यानी कि टेलीकॉम नेटवर्क पे फोकस किया, इसीलिए नोकिया आज ग्लोबल टेलीकॉम में टॉप पे आता है। और नोकिया की इस कहानी से एज अ एंटरप्रेन्योर हमें यही सीखने को मिलता है कि हमेशा मार्केट में अपनी नजर बना के रखनी चाहिए हर एक छोटी से छोटी चीजों पे, क्योंकि कोई नहीं जानता कि कौन सी छोटी सी प्रॉब्लम आपके लिए कब बड़ी बन जाए। और दूसरी चीज, जैसा कि नोकिया ने किया था, हमेशा अपने अच्छे समय में अपना सिक्योर बैकअप तैयार कर लेना चाहिए, ताकि इफ इन केस अगर आपके मेन प्लान या बिजनेस को कोई दिक्कत आए तो हमेशा आपके पास उसका एक बैकअप बिजनेस हो, ताकि आपके सारे रेवेन्यू सोर्सेज एकदम से बंद ना हो जाए। और ऐसी और जियोपॉलिटिक्स और बिजनेस की सिंपल एक्सप्लेनेशन वीडियो के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, और हाँ, कमेंट जरूर कर देना, बिकॉज हम लोग अपग्रेड करते रहते हैं वीडियोस को, और वो पॉसिबल हो सकता है सिर्फ आप ही के कमेंट और फीडबैक्स। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ऐसे एक इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।